हमें बताइए कि वास्तु पुरुष क्या होता है? देवताओं और दानवों में लड़ाई हो गई। तो देवताओं का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो शिव जी कर रहे थे और दानवों का जो रिप्रेजेंटेशन वो अंधकासुर कर रहे थे। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई वो घमासान लड़ाई हुई, कई सालों तक चलती रही। पसीने की कुछ बूंदें जो हैं शिव जी की जमीन में गिरी और वो मिक्सअप हुई अंधकासुर के जो है ब्लड से, और फाइनली जो है क्रिएचर क्रिएट हुआ। अब ये क्रिएचर ऐसा क्रिएट हुआ कि इसके इसके रास्ते में जो आ रहा था ये इसको खाने लग गया। तो फाइनली ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इनको आप लोग सब लोग पकड़ो, हैंडकफ करो। आप देखना वास्तु पुरुष का अगर फोटो देखेंगे ना तो आप वो हैंडकफ लेटे हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सर है, साउथ वेस्ट में पैर है उनके। रिवर्स वास्तु, तो ये क्या चीज़ है? रिवर्स वास्तु क्या होता है? क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती है, किसी की जॉब का इशू है, प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत टाइम तक, या फिर उनका ऐसा है कि उनके बिजनेस एक और उनके ग्राहक नहीं आ रहे, ठीक है, या उनका कुछ ऐसा इशू है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा सब कुछ करने के बाद भी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वास्तु एक्सपर्ट प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट मनीष जोशी जी, जो कि आज हमें वास्तु के बारे में कंप्लीट गाइड देने वाले हैं। वो आज हमें बताएंगे कि वास्तु क्या होता है, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक उनकी बुक है, बेस्ट सेलर बुक वाई मी, तो उनके बारे में भी आज वो हमें बताएंगे कि वाई मी बुक आपकी निजी जिंदगी में आपको कैसे हेल्प कर सकती है। नमस्कार मनीषी, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीवीटी प्लेटफॉर्म पर। मनीषी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि वास्तु क्या होता है? तो वास्तु दो वर्डों से मिलके बना हुआ है, वास और तू। वास का मतलब होता है रहना और तू का मतलब होता है देवता। तो अगर हम अपने घर को ऐसे अलाइन करें पॉजिटिव एनर्जी से, देवता मतलब पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे अलाइन करें कि पॉजिटिव एनर्जी रह पाए उसमें, उस घर के अंदर, तो उसको वास्तु कहते हैं, उस साइंस को वास्तु कहते हैं, अलाइनमेंट को। तो मनीषी, अब आप हमें बताइए कि वास्तु पुरुष क्या होता है? मतलब क्या इसकी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं वास्तु से अलाइंड है? यस, एक स्टोरी है वास्तु पुरुष की जो वास्तु से अलाइंड है, और वास्तु बना ही इस स्टोरी से है। एक्चुअली एक बार कहते हैं कि देवताओं और दानवों में लड़ाई हो गई। तो देवताओं का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो शिव जी कर रहे थे और दानवों का जो रिप्रेजेंटेशन वो अंधकासुर कर रहे थे। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई वो घमासान लड़ाई हुई, कई सालों तक चलती रही। तो फाइनली क्या हुआ, कुछ स्वीट मतलब पसीने की कुछ बूंदें जो हैं शिव जी की जमीन में गिरी और वो मिक्सअप हुई अंधकासुर के जो है ब्लड से, और फाइनली जो है क्रिएचर क्रिएट हुआ। अब ये क्रिएचर ऐसा क्रिएट हुआ कि इसके इसके रास्ते में जो आ रहा था ये इसको खाने लग गया। चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, ये खा जितना खाता था उससे उतना उसका बॉडी बढ़ता था, स्ट्रक्चर बढ़ता जाता था। तो क्या हुआ, फिर सारे लोग घबरा गए, सारे देवता सारे दानव सब मिल करके क्या नाम है ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई आपने ये क्या क्रिएट कर दिया है, ये तो हमें ही खाने लग गया है, और ऐसे सृष्टि नहीं बचेगी, सब कुछ खा जाएंगे ये। तो फाइनली ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इनको आप लोग सब लोग पकड़ो, हैंडकफ करो। आप देखना वास्तु पुरुष का अगर फोटो देखेंगे ना तो आप वो हैंडकफ लेटे हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सर है, साउथ वेस्ट में पैर है उनके। अब ब्रह्मा जी बिल्कुल बीचों बीच बैठ गए पीठ में, और सारे देवता जो है 45 देवता जो है उनके बॉडी में बैठ गए। तो जिस जगह पे वो देवता बैठ गए वो उनका पोजीशन हो गया। तो उसके बाद ये परेशान हो गए। तो इन्होंने कहा कि आपने ही मुझे क्रिएट किया, आप तो क्रिएटर है मेरे, और आप ही मुझे जो है ऐसे करके दबा के बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो है उनको एक वरदान दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि आपको हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अब जब भी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ना, चाहे कोई किसी भी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो, दुकान मकान किसी भी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो, वहां पे आपका वास होगा। तो इसलिए कहते हैं वास्तु।
पुरुष। तो जो भी अगर आपका जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम लोग, वहाँ पे एक वास्तु पुरुष का प्रेजेंस होता है। उनका सर होता है नॉर्थ ईस्ट में और पैर होते हैं साउथ वेस्ट में, और 45 देवता का प्लेसमेंट उनके ऊपर होता है। तब से ये वास्तु पुरुष का जो है प्लेसमेंट आया, और पूरा वास्तु ही इसी वास्तु पुरुष के प्लेसमेंट पे रहता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब जैसे हमने सुना है अच्छा वास्तु और एक बुरा वास्तु, तो ये दोनों चीज़ क्या होती है? और क्या अगर हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें, तो क्या ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा? तो डेफिनेटली अच्छा वास्तु, बुरा वास्तु जो हमने सुना है, अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं टेक्निकली, इट्स ऑल अलाइनमेंट। अगर आपके घर में जो है एनर्जीज सही आपस में हार्मोनी में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट दिखेगा उस चीज़ का। सेम अगर आपके घर में जो है सब चीज़ें अलाइंड हैं, अगर एनर्जीज प्रॉपरली अलाइंड हैं, तो पंचभूत तत्व होते हैं टेक्निकली। तो पांचों तत्व अगर आपके 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं, तो क्या होगा, एक सही आपकी लाइफ में ऊर्जा का संचार होगा। तो वो ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में भी होता है, और वो फिर हमारी लाइफ में भी दिखता है। इसके अलावा जो है कई चीज़ें होती है, जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए घर के अंदर, सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए घर के अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी मूव करती है घर के अंदर, वो सही से मूव करनी चाहिए, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर आपके घर में फ्लो ऑफ एनर्जी सही है, पांचों एलिमेंट्स आपके जो है वो सही से अलाइंड हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो एक बेटर, आपको आपके नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी लाइफ में, आपको अंदर से लगेगा मेरे अंदर से पुश आ रहा है काम करने का। वही चीज़ अगर अलाइन नहीं, डिस्टर्बेंस आपके घर में एलिमेंट्स डिस्टर्ब हैं, या सनलाइट प्रॉपर नहीं है, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब आ रहा है, इसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको लगेगा कोई रोक रहा है, बॉडी मेरी भारी हो रही है, सर भारी हो रहा है। तो ये जो साइंस है, ये पूरा एक्चुअली वास्तु मतलब आपके घर में जो भी चीज़ बनी हुई है, और जो भी कलर्स आपने यूज़ किए हैं, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, या घर में भी जैसा आपका प्लेसमेंट हुआ है, टॉयलेट का प्लेसमेंट कैसा है, आपके बेडरूम का प्लेसमेंट कैसा है, आपके ड्राइंग रूम का प्लेसमेंट कैसा है, तो वो प्लेसमेंट आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो दैट प्लेसमेंट इज एक्चुअली वास्तु। हुँ। तो मतलब बेसिकली जैसे कि अगर हम अपने हेल्थ की बात करें या फिर अबंडेंस की बात करें, तो कहीं न कहीं वास्तु इससे भी रिलेटेड है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो टेक्निकली जो है 4-5 चीज़ें होती हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, पाँचों पंचभूत तत्व जो होते हैं, वो पाँचों तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है, वो पाँचों तत्व नेचर में भी हैं, उनका सही अलाइनमेंट। हुँ। उसके अलावा जो है आपके प्रॉपर एक उनके बीच में बैलेंस होना, और आपकी लाइफ में कनेक्टिविटी होना उनके साथ में। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कनेक्टिविटी कहीं पे डिस्टर्ब होगी, तो लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। दैट इज़ वन एंड द सेम। तो मनीष जी जैसे कि आप बहुत साइंटिफिक वे से काम करते हैं वास्तु के उसमें अगर हम बात करें, तो आपने वास्तु, महावास्तु आप हर एक-एक चीज़ का कोर्स कराते हैं। तो हमने आपके बारे में सुना कि आप 4 लाइन का वास्तु कोर्स भी कराते हैं। तो ये क्या होता है? एक बारी आप हमें और हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, वास्तु वैसे 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? उसको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो 8 डायरेक्शन बनती है, उससे वास्तु बनता है। एक्चुअली वास्तु में जो है 8 डायरेक्शंस हम लोग लेते हैं, जो आपका वैदिक वास्तु है। हुँ। फर्दर उसको फिर फर्दर डायरेक्शंस को डिवाइड किया गया 16 डायरेक्शन में, तो महावास्तु बना। तो हमने एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें वास्तु को, तो 4 डायरेक्शंस लेके चलते हैं। जैसे पहली डायरेक्शन नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है, वहाँ से आती है अपॉर्चुनिटी। वहाँ का कलर होता है नीला कलर। तो आपके व्यूअर्स अगर दीपावली में वहाँ पे नीले कलर का यूज़ करेंगे, तो उनकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन जहाँ से सनराइज़ होता है, वो कनेक्टिविटी का एरिया है। तो ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब लोगों से कनेक्टिविटी, आप कितना अच्छी तरीके से पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, मोटिवेट हो पा रहे हैं, फ्रेशनेस आती है ईस्ट से। तो वहाँ का कलर होता है ग्रीन कलर। वहाँ जितना ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, ग्रीन आप प्लांट्स रखिए, वहाँ पे ग्रीन कलर के आप अपने कर्टन्स यूज़ कीजिए, तो दैट एरिया विल बी एक्टिवेटेड हुँ। पॉजिटिवली। ऐसे ही उसके बाद अगला डायरेक्शन होता है साउथ डायरेक्शन। साउथ होती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मतलब आधार। तो साउथ में जितना आप येलो यूज़ करेंगे, उतना आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगा। हुँ, बिल्कुल। तो आपका जो है फाइनली होता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, कुछ अचीव करना है, तो आपका वेस्ट बेटर होना चाहिए, और उसका कलर होता है वाइट। तो आप जिसकी भी जो भी ज़ोन है, उस ज़ोन के कलर्स का यूज़ कीजिए इस दीपावली में। डेफ़िनिटली आपकी लाइफ में जो है बेटरमेंट आएगा। हुँ, बिल्कुल।
अब सर अगर हम बात करें तो फिर हमने आपके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, रिवर्स वास्तु। तो ये क्या चीज़ है? तो एक्चुअली देखिए वास्तु में होता क्या है, लोग क्या करते हैं आजकल वास्तु में कि आपने कोई वास्तु कंसल्टेंट को आप मिले, ठीक है? उन्होंने आपसे कहा जी हमारी तो फीस इतनी है, आप फीस भरो फिर हम आपके वहाँ पे आएँगे और आपके वहाँ विज़िट करो और आपको पता चला कि इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वास्तु की। हल्का-फुल्का उन्होंने कोई चेंजेस बता दिया आपको और आपने वर्स्ट करा दिया और आपको उनकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 भरनी पड़े। तो क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें वो इतना कुछ करना ही नहीं पड़े? हो सकता है कि कोई छोटे-मोटे चेंजेस करके आपका वास्तु हो जाए? तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं आप वास्तु करने से पहले रिवर्स वास्तु करो। रिवर्स वास्तु क्या होता है, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती है वो जो उनके घर में जो भी जैसे डायरेक्शंस खराब होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन में चैलेंज है तो लाइफ में भी चैलेंज आएगा। इसी तरीके से लाइफ में अगर कोई पर्टिकुलर चैलेंज है ना तो वो डायरेक्शन भी खराब होगी। तो हम उनसे एक चेकलिस्ट हम लोग बना रखी है हम लोगों ने क्लाइंट्स के लिए। उनसे बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स आप पूरी लिख के हमें भेजिए और उसके अकॉर्डिंग हम उनसे पूछते हैं कि आपके इस डायरेक्शन में क्या है। तो हमें वो चीज़ पकड़ में आया था कि उनकी वो वाली डायरेक्शन खराब है पर्टिकुलर, इस वजह से इनकी लाइफ में ये चैलेंज आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी की जॉब का इश्यू है, प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत टाइम तक या फिर उनका ऐसा है कि उनके बिज़नेस से एक और उनके ग्राहक नहीं आ रहे। ठीक है? या उनका कुछ ऐसा इश्यू है कि बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा, सब कुछ करने के बाद भी, क्लाइंट ही नहीं आता कहते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि उनका नॉर्थ डिस्टर्ब हो, वहाँ पे एंटी एलिमेंट्स आ रहे हों, वहाँ पे कलर उन्होंने जो यूज़ कर रखा हो वो रेड कर रखा हो, वहाँ पे कलर जो यूज़ कर रखा हो येलो कर रखा हो। और अगर आपने ये येलो कलर कर रखा है या रेड कलर यूज़ हुआ है, तो सिंपल एक पेंट कराने से भी काम चल सकता है। तो हम उनका फिर उनसे बोलते हैं आप सिंपल ये टेक्नीक यूज़ करो। अगर आपका इससे काम नहीं होता फिर हम फर्दर डायग्नोसिस में जाएँगे। जैसे कि एक डॉक्टर्स होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले आपका पूरा एनालिसिस करते हैं, आपसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, सिंपल टेस्ट कराते हैं पहले। सिंपल टेस्ट में अगर चीज़ें हो जा रही हैं, तो फिर क्यों उनका वास्तु पैसे खर्च कराने? हुँ। तो ये हम लोग अपने डेफ़िनिटली अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और हम लोग भी वास्तु इसी तरीके से करते हैं। वास्तु जो है वो पहली टेक्नीक है, जिसे घर बैठे कोई भी वास्तु कर सकता है किसी का भी। तो सिंपल कंसल्टेशन फीस में हम लोग वो कर देते हैं और उससे उनका भी टाइम बच जाता है जो वास्तु कराने वाले हैं और अननेसेसरी का उनका खर्चा भी नहीं होता है। तो दैट इज़ देयर। तो मनीष जी आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, है ना? और हमने ये भी सुना है कि आप यंत्र भी बनाते हैं। तो क्या यंत्र साइंटिफिकली एक मतलब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? क्या यंत्र एक साइंटिफिक वे है? और अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप उसमें यंत्र का यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए डेफ़िनेटली यंत्र एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और ये कैसे साइंटिफिक है इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। आपने कई जगह अपने बड़े जो साइंटिस्ट थे उनका स्टेटमेंट सुना होगा, जैसे एक थे निकोलस टेस्ला, जो कहते थे अगर आपको जो है यूनिवर्स के बारे में जानना है तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। हुँ। तो ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस में कई तरह की रिसर्च भी हो चुकी हैं। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है। एक्चुअली मंत्र क्या है? मंत्र भी वाइब्रेशंस हैं। अगर आप कोई मंत्र बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है? तो ये जो वाइब्रेशन है और हर वाइब्रेशन की अपनी क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज़ अपने अपने को एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। हुँ, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से हमारे मंत्र बने हुए हैं। इन मंत्रों को अगर आप किसी भी मेथड से ना पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके यंत्र बन जाएँगे। तो यंत्र और मंत्र एक ही फ्रीक्वेंसी है। एक वर्ड्स में कन्वर्ट करा, एक हमने पिक्चर में कन्वर्ट करा, राइट? हुँ। अब इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करें? मंत्र के संग एक चैलेंज है। मंत्र को अगर आप एक बार बोलेंगे ना फिर वो यूनिवर्स में चला जाएगा, उसको कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर सकती। तो ये प्रॉब्लम तो जो है आज से कई सदियों पहले जब ये चीज़ बनाई गई थी, मंत्र बने थे तब भी थी। तो लोग मंत्र बोलते थे और यूनिवर्स में जाते, उस समय लोगों ने मंदिर का टेम्पल का निर्माण किया। टेम्पल भी अपने आप में क्या है? एक यंत्र है। हुँ। क्योंकि टेम्पल के अंदर उस समय जो है एक डेटी होती थी, उसकी एक परिधि होती थी, ठीक है? तो आगम एक पद्धति कहते हैं उसके थ्रू ये बनाए जाते थे। उनकी वॉल्स जो होती थी उस समय जो है एक पर्टिकुलर तरह के आपके उसमें जो है स्टोन्स का यूज़ होता था, ठीक है? और जो बीच में देवता होते थे, उसके नीचे एक यंत्र होता था। तो जब आप मंत्र बोलते थे वो यंत्र जो है उसकी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करता था। और क्या होता है फिर जब एक बार अब्ज़ॉर्ब करता है और फिर धीरे-धीरे रिलीज़ करता है, जैसे बैटरी और इन्वर्टर। तो वो जो साइंस है उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए पुराने मंदिरों में जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया जाता है मंत्र बोलने का, मंत्र उच्चारण का और हमें वहाँ जाके हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। और ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यंत्र 2 वर्ड से मिलके बना है, यम और त्र।
यम का मतलब है ऐसी कोई चीज जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करे। अब आप देखो पुराने टेम्पल्स देखना, या टेम्पल्स को आप देखेंगे तो डोम शेप होता है, उनका कभी फ्लैट शेप नहीं होता। फ्लैट में क्या होगा, एक लिमिटेड एनर्जी आएगी। डोम शेप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट होगी। और थ्रो का मतलब होता है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको नेगेटिविटी से बचाए, जो आपको प्रोटेक्ट करे। तो यंत्र का मतलब ही ऐसी चीज है, ऐसी कोई चीज जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे और आपको नेगेटिविटी से बचाए। तो यंत्र मंत्र ही है टेक्निकली, वो साइंटिफिक हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को कैरी करते हैं। अब फर्दर जो है हर जगह पे तो लोग टेम्पल्स को ले नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने छोटे छोटे यंत्र भी बनाने स्टार्ट करे। उन्होंने भोजपत्र को देखा। भोजपत्र एक ऐसी चीज थी उस समय की, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा पहले जो है लेटर्स भी भोजपत्र में लिखे जाते थे। वो इमोशंस को भी कैप्चर कर लेता है। तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज है कि वो चीजों को अब्जॉर्ब करने की पावर है उसके अंदर। तो उन्होंने भोजपत्र का इस्तेमाल किया और पर्टिकुलर अष्टगंध और पंचगंध इस तरह की उन्होंने शाइयाँ डेवलप करी। और उसके बाद फिर उसका एक पर्टिकुलर किसी एक यंत्र को बनाने के लिए जो है एक एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को उसमें आने के प्राण प्रतिष्ठा करी गई। तो ये पूरी एक साइंस है। तो ये पूरी एक साइंस हमने क्या किया, रिवाइव किया। और इसको हमने जो है प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और हम लोग पूजा जो कराते हैं वो ऑनलाइन करवाते हैं, ताकि उनको जो है उनको वो पर्टिकुलर एनर्जी फील भी हो और कनेक्ट भी हो। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यंत्र को बनाएंगे और इस विधि से बनाएंगे, साइंटिफिक विधि से बनाएंगे, पौराणिक विधि से बनाएंगे, वो डेफिनेटली काम करेंगे। तो मनीष जी, जैसे कि हम ना आजकल मार्केट में भी बहुत सारे यंत्र देखते हैं ना, और आपने बात करी भोजपत्र यंत्र की, तो ये जो भोजपत्र यंत्र है ये बाकी यंत्रों से कैसे अलग है? तो देखिए एक्चुअली भोजपत्र में जो यंत्र हम लोग निर्माण करते हैं ये पूरा वैदिक पद्धति से करते हैं। इसको बनाने में मैंने आपको जैसे बताया, एक पर्टिकुलर तरह की शाई होती है, एक पर्टिकुलर तरह की उसकी पेन का यूज़ करते हैं, मतलब जो आपके अनार की कलम का बनता है, और भी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से इसको इसको निर्माण किया जाता है, और उसके अंदर उसको एनर्जाइज भी किया जाता है, स्टेबलाइज भी किया जाता है। लेकिन आपके जो बाजार में यंत्र मिलते हैं उस तरीके से स्टेबलाइज नहीं होते, या लोग बोलते हैं हमने कर दिए हैं, वो करते नहीं हैं। तो प्रॉपर प्रोसेस अगर फॉलो होगी तो ही वो चीज़ काम कर पाती है। और उसको केवल यंत्र को रखने से काम नहीं चलता। उस यंत्र के साथ एक आपको ना कुछ और एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती है, मेंटल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जो हम लोग अपने क्लाइंट से करवाते हैं। और जब ये सब चीज़ें अलाइंड होती हैं, वो आपके कनेक्टेड होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जब ये चीज़ें सब चीज़ें अलाइंड होती हैं, तो लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। अब मनीषी, अगर हम बात करें कार्मिक पैटर्न्स की, तो ये कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं और इनसे कोई इंसान कैसे बच सकता है? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि लाइफ कई लाइफ्स का जो है सम्मिश्रण होता है। तो पीछे पीछे की लाइफ में भी जो है जो हमने काम किए उसको हम लोग एक तरह से संचित कर्मा कहते हैं। और हर लाइफ में जो है उस संचित कर्मा से एक पोर्शन निकल के आता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो वो प्रारब्ध एक पैटर्न के रूप में आता है आपकी लाइफ में। तो वो पैटर्न अच्छा भी हो सकता है, आपने अच्छे कर्म जो होंगे अच्छा पैटर्न क्रिएट करेंगे। अगर कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, तो वो गलत पैटर्न क्रिएट करेगा। तो वो गलत पैटर्न जो है हमारी लाइफ में, हमारी हैबिट्स में दिखता है, हमारी डे ऑन डे जो हम लोग वर्किंग करते हैं उसमें दिखता है। तो दैट पैटर्न्स एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। तो उसको हम लोग जो कहते हैं बैड कर्मा। और गुड कर्मा क्या है, हमें अंदर से पुश भी महसूस होता है कई बार काम करने में। हमें लगता है कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट मिलने आ जाता है। तो दैट इज ड्यू टू गुड कर्मा, दैट इज ड्यू टू द पैटर्न्स। तो सर, जैसे कि आपकी ये बुक है वाई मी, है ना? तो ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कर्मा थ्योरी, तो फिर ये जो बुक है ये हमारे ऑडियंस को कैसे हेल्प कर सकती है? सो ये जो बुक है कर्मा थ्योरी पे लिखी हुई बुक है वाई मी। इस बुक में क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये हर किसी की लाइफ में आता है। तो उसका इसमें जवाब है। और ये पूरी भगवत गीता पे बेस्ड बुक है, और इसमें कई तरह की एक्सरसाइजेज लिखी हैं। तो अगर आप इस तरह के ट्रैप में फंस रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आपको उसका जवाब मिलेगा, और कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम करना, उसका सोल्यूशन भी इस बुक में दिया हुआ है। तो दिस इज अ बुक फॉर एवरीवन। हर तबके का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, नॉन वर्किंग हो, एवरीवन कैन रीड दिस बुक। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बुक, जिसमें ये दिया हुआ है कि कर्म कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कर्मा इन योर लाइफ। और जो पीछे से आप कर्मा कैरी करके लाए हो, ठीक है, और जो अभी इस लाइफ में जो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, जिसको क्रियामान कर्मा कहते हैं,
तो ये दोनों कैसे अलाइन होकर के आपकी लाइफ में नए-नए सिचुएशंस लाते हैं और अगर ये सिचुएशन आ रही है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, वो भगवद गीता के हिसाब से मैंने इसमें एक्सरसाइज़ेज़ क्रिएट करी हैं। उसको अगर जो भी व्यक्ति करेगा डेफ़िनिटली उसकी लाइफ में अपग्रेडेशन आएगा। हम्म। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है या बुक परचेज़ करनी है तो नीचे स्क्रीन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।